सामाईन आदाब। जम्मू कश्मीर में मनशियात की लानत का फैलाव एक बड़ा चैलेंज है और हम अवामी और इंतज़ामी सतह पर इसका मुकाबला कर रहे हैं। गो कि इस मसले पर काबू पाने के लिए कई महाजों पर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये समाजी बुराई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। इंतजामिया और पुलिस अपनी तरफ से कोशिशें जारी रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी और दीगर ज़ी-हिस्स लोग इसके तई संजीदा हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां किसी तरह से मनशियात के चुंगल से बाहर आ जाएं। मनशियात के शिकार अफराद के इलाज और बाज़ाबातकारी का मरहला तवील, सख्त और सब्र आजमा रहता है। इस मसले से निमटने के लिए इंतजामिया अपना काम जानती है, तो दूसरी तरफ मीडिया के इदारे भी इस सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं। आकाशवाणी श्रीनगर का न्यूज़ यूनिट भी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 13 दिसंबर 2024 से ही एक मुहिम चलाता आ रहा है, जिसके तहत हर रोज़ खबरों के बुलेटिन्स में खुसूसी कैप्सूल चलाए जा रहे हैं। बहरहाल हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में हमने इस मसले पर बात करने के लिए मदऊ किया है वादी के एक मारूफ माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर यासिर हसन राथिर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में डी एडिक्शन सेंटर के इंचार्ज। डॉक्टर साहब से हम ड्रग अब्यूज के तिब्बी और दीगर वजूहात और इसके मुमकिन हल के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर यासिर साहब, इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जी। सर, ये जो ड्रग सब्सटेंस अब्यूज जो है बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, किस तरह से आप इसको देखते हैं सिचुएशन को, कि क्या अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको क्या दिख रहा है? तारिक साहब, अगर हम बात करें मंशियात की जो अभी सूरत हाल है यूटी में, 2-3 साल से हम देख रहे हैं, है तो अलार्मिंग लेवल पे, लेकिन स्टैटिक है। मतलब जो हम 2-3 साल से देख रहे हैं, एक जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे पास है वो सेम नंबर ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं, कोई नए ज्यादा एड नहीं हो रहे हैं। वही लगभग हम हर साल नए पेशेंट्स हमारे पास 2000 से 3000 तक पेशेंट्स आते हैं, नए पेशेंट्स एनरोल हो रहे हैं हर साल। तो मैं कहूँगा हाँ, ये है कि प्रॉब्लम तो ये बहुत ही पेचीदा है, तो इसको हमें बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें कि इस चीज को हेड ऑन ले रहे हैं, कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स पे हो, ट्रीटमेंट मेजर्स पे गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत मेजर्स ले रही है। लेकिन एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज को हम लाइटली ना लें। अपने घर में एज ए फैमिली मेंबर, हमारे घर में जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखें कि कहीं वो इस रास्ते पे ना जाएं। हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, जिसमें हमें एज ए पेरेंट ख्याल रखना पड़ेगा उनकी इमोशनल हेल्थ पे पर्टिकुलरली, क्योंकि ये देखा गया है कि जो इमोशनली अनहेल्दी होते हैं, जो मेंटली अनहेल्दी होते हैं बच्चे, वो इसकी तरफ रुजू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, उनकी तरफ से क्या किया जाना चाहिए कि जो ही वो कुछ देखें तो उन्हें क्या करना चाहिए आगे? किस तरह से उनको इन बच्चों का इलाज या रास्ते से भटकने से पहले ही वो इसको रोकें? किस तरह से पेरेंट्स का एटीट्यूड या उनको क्या करना चाहिए? जैसे तारिक साहब मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चे की जहनी सेहत पे ज्यादा फोकस करें। हम एज ए पेरेंट बहुत ज्यादा, जैसे हम बच्चे की पढ़ाई पे फोकस करते हैं या उसकी फिजिकल हेल्थ पे फोकस करें, लेकिन हम कहीं ना कहीं इमोशनल जो हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है उसको इग्नोर करते हैं। तो हमें एज ए पेरेंट चाहिए कि जो बच्चे हैं उनकी जहनी सेहत पे ज्यादा तवज्जो दें, जहनी तौर वो सेहतमंद हो। तो उसमें इम्पोर्टेंट है जितना एज ए पेरेंट जितना हो सके बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बात करें, उनकी रोजमर्रा जिंदगी में जो चीजें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है आजकल, कैसा फील कर रहा है। आपको पता ही कि आजकल बच्चे में बहुत ही तनाव होता है, स्ट्रेसेस फेस करने पड़ते हैं, चैलेंज फेस करने पड़ते हैं आजकल के मॉडर्न लाइफ में बच्चे को। वो एकेडमिक्स कुछ भी, जैसे स्कूल बुलिंग या कोई भी चीज हो, तो एज ए पेरेंट आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, और बच्चे को इन चैलेंज और स्ट्रेसेस को फेस करने के लिए तैयार करना है। हमें अब उनको जहनी तौर तैयार करना पड़ेगा। क्या सिम्टम्स होते हैं इस तरह के, या किस तरह से उनको ये लगेगा? क्योंकि जनरली पेरेंट कहते हैं कि बच्चा तेज है, इसका मिजाज तेज है, अब चलिए क्या करें, इसके साथ इसको छेड़े ना। तो कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो फिर टर्न होते हैं इनटू ग्रेव सिचुएशन? देखिए, कुछ बेसिक, कुछ अलार्मिंग रेड फ्लैग साइन जिसको हम कहते हैं, वो बच्चा दिखा सकता है कि जिससे पता चलेगा कि बच्चा कहीं नफ्सियाती तौर
तनाव में है या मंशियात की तरफ तो नहीं जा रहा है। उसमें ये है कि अगर बच्चे में आपने मिजाज में तेजी देखी, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला हो रहा है, वो चुप चुप बैठ रहा है, आजकल अलग थलग बैठता है, या बहुत ही इमोशनल हो रहा है, छोटी बातों पे वो इरिटेबल या रो रहा है, या जो उसका फ्रेंड सर्कल है वो चेंज हो रहा है, पेयर्स चेंज हो रहे हैं, उसके दोस्त यार चेंज हो रहे हैं, जो कि आपको एक गट फीलिंग आती है उस टाइम की कहीं ये गलत लोगों के साथ तो नहीं लगा हुआ है, या उसके जिस्मानी तौर पे आप देखोगे कि वो बहुत ही वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, या उसके जो आंखें हैं बार बार वो आप देखोगे कि सुर्ख है, या उसकी बाजुओं पे आप कुछ निशान देखोगे जो इंजेक्शन के निशान हो सकते हैं, या उनकी उंगलियों पे आप देख सकते हो कि पीलापन है, वो एक्सेसिव, जब वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, तो उनके उंगलियां पीले रंग की हो जाती हैं। या आपको स्कूल से भी शिकायतें आएंगी कि ये जी स्कूल बंक कर रहा है, एकेडमिक्स में उतना वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या उसकी पढ़ाई में उसका जो स्कोर है वो बहुत ही कम हो रहा है। तो ये चीजें जब आपको लगे, या इनफैक्ट कि जब बच्चा ज्यादा पैसे डिमांड करे तो जो कि वो नहीं करता था, या उसके पास जो चीजें होती थी जैसे अगर मोबाइल है, कोई गैजेट्स है, वो गायब हो रही हैं घर में, तो ये चीजें अगर आपको लगे तो वो ये एक रेड फ्लैग साइंस हैं जिसमें आपको बिल्कुल अलर्ट होना है, और आपको चाहिए कि जितना जल्दी उस बच्चे को मदद के लिए ले जाएं, या आप उनको पहले खुद बात करें उससे, बच्चों से, और उनको रियलाइज, उनको बहुत ही एक एम्पैथेटिक तरीके से, कि हमदर्दी से उनसे बात करें, उनको समझें कि हाँ जी अगर इस चीज में मुब्तला हो तो हम इसका इलाज करवा सकते हैं। तो इनको कहाँ ले जाना चाहिए पेरेंट्स को, ताकि ये जो रेड फ्लैग जो आप कह रहे हैं कि रेड लाइंस क्रॉस होती हैं, तो कहाँ पेरेंट्स को किस तरह से इसमें अपना अप्रोच बनाना चाहिए? देखिए, पहले तो मैंने ये जो क्या कहा कि पहला स्टेप है कि बहुत ही हमदर्दी से इनको चाहिए कि एक अप्रोच रखना है, ना कि कन्फ्रंटेशन, या आप उनको गाली गलौज करें, या उनको नीची नजर से देखें, मारपीट करें, उससे तो बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही हमदर्दी से उससे बात करें, उनकी जो प्रॉब्लम को है उसको समझे। चलो उनसे गलती हुई है, लेकिन गलती जो है ये एक बीमारी की शेप लेती है और उसको इलाज करना पड़ेगा। तो उसमें इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि ये नफ्सियाती प्रॉब्लम है, तो एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी हर किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपके पास ये डी एडिक्शन सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट जो नियर बाई हॉस्पिटल है वहाँ पे ATFs हैं, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर्स होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स का जहाँ पे इलाज होता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ श्रीनगर में किस तरह की फैसिलिटीज कहाँ कहाँ पे हैं जहाँ पेरेंट्स जा सकते हैं या बड़े जा सकते हैं? देखें, श्रीनगर में तो हमारे पास यहाँ पे SMHS में जो GMC है वहाँ पे डी एडिक्शन सेंटर है, फुल फ्लेज डी एडिक्शन सेंटर, जहाँ पे एडमिशन की भी फैसिलिटी है, OPD ट्रीटमेंट की भी फैसिलिटी है। इसके बगैर इमहांस है जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल पहले कहलाया जाता था, वहाँ बादामवारी में, वहाँ पे भी ATF है जहाँ पे IPD फैसिलिटी है, जहाँ पे एडमिट कर सकते हैं, तो और OPD, और उसके बगैर JVC में भी है, वहाँ पे भी ATF सेंटर है। तो ये कुछ श्रीनगर में कुछ सेंटर्स। उसके बगैर अगर अब घर वाले या बच्चा लगता है कि थोड़ा हिचकिचा रहा है, उसके बगैर ये हमारी हेल्पलाइन सर्विस है जो टेलीमांस के नाम से बहुत पॉपुलर है, तो वो सर्विस वो यूटिलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे काउंसलर्स हैं उनको गाइड कर सकते हैं और काउंसलिंग कर सकते हैं घर बैठ के, इस चीज को छोड़ने के लिए मेंटली उनको तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी एक्टिविटीज को चैनलाइज करने के लिए या इनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए इनको स्पोर्ट्स या जिम या किस तरह की एक्टिविटीज में लगाना चाहिए, इनको एनकरेज किया जाए। आपका क्या इसमें टेक है? बिल्कुल जी, देखिए इम्पोर्टेंट है कि प्रिवेंटिव मेजर्स पे हम ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों को इस चीज में जाने से। तो इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने कहा कि रिक्रिएशनल फैसिलिटीज में चाहिए कि जितना हो सके हम एनकरेज करें ऐसे बच्चों को, नॉर्मली रूटीन में भी बच्चों को, कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। वो कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है, फुटबॉल हो या क्रिकेट या कोई भी आउटडोर गेम्स है, उसमें इन्वॉल्व करें। उसके बगैर स्कूल्स में हमें चाहिए कि
लाइफ स्किल्स पे, जो लाइफ स्किल ट्रेनिंग एक कॉन्सेप्ट है लाइफ स्किल्स, वो WHO का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ये लाइफ स्किल्स सिखा सकते हैं बच्चों को बचपन से ही, अर्ली स्कूल डेज से ही, जिसमें उनका ये जो डिसीजन मेकिंग होता है कि उनको सिखाया जाता है कि कैसे सही डिसीजन लेना, या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, स्किल्स होती हैं, या असर्टिव स्किल्स जो हम देखते हैं कि पेयर मोस्टली हम देखते हैं कि अगर बच्चे को पूछोगे आप क्यों ड्रग्स की तरफ जा गए आप, तो वो बोलेगा मेरा फ्रेंड ले रहा था, मेरे दोस्त ले रहे थे, मैं ना नहीं कह पाया। तो अगर असर्टिव स्किल्स पहले से ही सिखाया जाए बच्चों को, डिसीजन मेकिंग पहले से ही सिखाया जाए बच्चों को, क्या सही है क्या गलत है, या कैसे आप सही गलत का ये कर सकते हो, तो उससे आप बच्चे को बचा सकता है इसमें जाने से। या उसकी इमोशनल रेगुलेशंस, इमोशनल हेल्थ, या उस पे कोपिंग सिखाई जाए। एक और चीज, आप स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे बच्चे इसकी तरफ जा रहे हैं, एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से, या कोई भी रिलेशनशिप स्ट्रेस की वजह, या फैमिली स्ट्रेस की वजह, तो स्ट्रेस को कैसे कोप किया जाता है ये लाइफ स्किल्स में सिखाया जाता है। तो ये हमें लाइफ स्किल्स जो हैं वो इनकलकेट करनी है बचपन से ही बच्चों में, और वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। सर, बच्चे जो हैं 10th तक आते हैं, हम तो ऐसे ही देखते हैं स्टेजेस, जैसे फिर हायर सेकेंडरी में जाते हैं, कॉलेज लेवल पे जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। ये एक ऐसा स्टेज होता है जहां बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो एक डिफरेंट एज ग्रुप में जाते हैं। तो इसको कोप अप करने के लिए क्या किया जाना चाहिए उस लेवल पे इंस्टीट्यूशंस को या गवर्नमेंट को, ताकि वहां पे इसको रोक लगे? ऐसा कहा जाता है कि वहां भी इस तरह की एक्टिविटीज हो, इस तरह का एक तरह का स्क्रीनिंग हो, किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, जिस एज ग्रुप की बात करें वो है अडोलसेंट एज ग्रुप। तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि उस अडोलसेंट एज ग्रुप में आप ड्रग एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि ड्रग्स क्या है, मतलब ड्रग अब्यूज क्या है, ड्रग अब्यूज से क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकती है, प्रिवेंटिव मेजर्स। और जो यूनिवर्सिटीज हैं या जो स्कूल्स कॉलेज लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि एक थोड़ा जीरो टॉलरेंस पे काम करें, उधर रेगुलरली बच्चों में थोड़ा बहुत स्क्रीनिंग की जाए ड्रग्स के रिलेटेड, UDS यूरिन ड्रग स्क्रीनिंग होती है। तो अगर इस लेवल पे थोड़ा बहुत ये चीजें हो तो एक डिफरेंस रहता है। तो उसके बगैर, लेकिन अगर आप किसी को देखा कोई पाया गया कि ड्रग्स में, तो उसको नेम एंड शेम ना करें। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उसको रेफर करें काउंसलिंग सेल में, या उसको प्रॉपर रेफरल करें कहीं नियरेस्ट एडिक्शन सेंटर में। तो ये चीजें करके आप इस एज ग्रुप में भी ड्रग्स को रोक सकते हैं। सर, जो आपने बात की अभी यूरिन ड्रग स्क्रीनिंग की, क्या गवर्नमेंट को एक कम्प्रहेंसिव पॉलिसी डिसीजन लिया जाना चाहिए सारी यूटी में कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी लेवल है, वहां पे एक मैंडेटरी बनाया जाए ये यूरिन ड्रग्स पीरियोडिकली? क्योंकि एक बार अगर हो गया तो उसके बाद वो दूसरी बार वो उसमें जा सकता है। तो एक पीरियोडिक एक एक्टिविटी या पीरियोडिक एक पॉलिसी मैटर बने, ताकि ये इस पे वहीं से रोक लगे, और जैसे आपने कहा नेम एंड शेम के बगैर उनको कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें रखी जाए और उनको रिहेबिलिटेशन के लिए लिया जाए। बिल्कुल, पॉलिसी मेकिंग में ऐसी इनकलकेट कर सकते हैं ये चीजें कि रेगुलर स्क्रीनिंग हो, जैसे कहीं पे भी, इनफैक्ट बच्चों में ही क्यों, मैं तो कह रहा हूँ हर जगह हर लेवल पे ये चीजें होनी चाहिए। जैसे आपके जो लाइसेंस आपको मिलती है ड्राइविंग लाइसेंस, तो वहाँ पे भी जब आप ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते हो, आप पहले उनका ऑप्थेल्मोलॉजिकल टेस्ट करवाते हो, आंखों का टेस्ट करते हो। उसमें तो इनफैक्ट ये भी होना चाहिए कि ड्रग्स में तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क रहता है कि कहीं ड्राइवर ड्रग्स में तो नहीं है, कोई ड्रग अब्यूज तो नहीं कर रहा है। तो उसमें तो एक तो अपनी जान और दूसरों की जान भी खतरे में है। तो जो, और आप देख रहे हो कि आजकल रोड एक्सीडेंट्स भी ज्यादा हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए तो उसमें एक ड्रग अब्यूज भी वजह है। और बच्चों में, स्कूल्स में, कॉलेज में भी हाँ ड्रग जो स्क्रीनिंग है मैंडेटरी कर सकते हैं अगर पॉलिसी लेवल पे देखा जाए। डॉक्टर साहब, लास्ट में यही एक और सवाल जहन में आ रहा है कि पेरेंट्स के लिए एग्जैक्ट मैसेज क्या है? पेरेंट्स का यही है कि जी बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व हो जाएं। यूजुअली हम अपनी वर्क लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि हम बच्चे को आमतौर वो इग्नोर हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि प्रायोरिटी बनाएं कि बच्चे के साथ रेगुलरली क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और उनके साथ कम्युनिकेशन रखें, ओपन कम्युनिकेशन। डॉक्टर साहब, आगे भी बात करते रहेंगे आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम खत्म हुआ। मुझे अपने साथी इशफाक अहमद शाह, रिकॉर्डिंग असिस्टेंट नसीर अहमद लोन के साथ इजाज़त दें, और इदारे के कोऑर्डिनेशन सेक्शन का भी बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज।